Welcome to the new video of Study Out of the Box where we are going to start the new chapter Tissue from class 9th Biology। तो इससे पिछले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने देखा था कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब सेल्स से बने हुए हैं। कुछ तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, जिनको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं, तो उनके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल करता है। अब चाहे वो फूड को इनटेक करना हो, उसका डाइजेशन करना हो, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हो, चाहे उसको एक्सक्रीट करना हो, वो सारा काम उनका एक ही सेल करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, इसीलिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हम सब में सेल्स ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। और जिस सेल का ग्रुप एक ही तरह का फंक्शन कर रहा है, वो दिखने में भी एक ही जैसा होगा। जैसे अगर मसल्स के सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स का ग्रुप बना हुआ है, तो वो दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे होंगे और उनका काम भी एक ही होगा, मूवमेंट करने का। या फिर अगर नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और इनका काम क्या होता है, मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने का। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक ही तरह का काम करते होंगे, और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहा जाता है। और ये जो मल्टी सेल्युलर में जो सेल्स टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी ये सेल हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, तो ये लेबर ही तो हुए। अब हमने इनको इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे दिए, इनको एक ही जैसा काम दे दे करके एक एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया। इससे हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, जिससे जो भी वर्क होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं सेल्स का। तो क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग अलग हैं और इनके टिश्यूज़ भी अलग अलग तरीके के हैं, तो हम इनको सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यूज़ को मेनली दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब इसे दो अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए बांटा गया है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो डिवाइड करके अपने सेल्स को ग्रोथ करेंगे एक प्लांट में, और ग्रोथ को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शन परमानेंट टिश्यूज के सेल्स करते हैं। अब देखो, जो हम एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में ग्रोथ होती है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो उसी प्रोपोर्शन में हमारे हैंड्स एंड लेग्स भी ग्रो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी और हैंड्स उतने ही रहेंगे। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है, कई बार कुछ टहनियाँ बहुत छोटी रह जाती है, कुछ टहनियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। कई बार पेड़ जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है लेकिन उसकी विड्थ नहीं बढ़ती। कई बार विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो पाता उस हिसाब से। अब ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि प्लांट्स में ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, लेकिन एनिमल्स में तो ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में तो हर सेल डिवाइड करता है, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं, परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ये जो एपिकल और इंटरकैलरी टिश्यूज हैं, ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी टिश्यूज कहा जाता है। लेकिन ये जो लेटरल टिश्यू है, जिसको कि कैम्बियम भी बोलते हैं, ये प्लांट की गर्थ यानी उसकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी टिश्यू कहा जाता है। देखिए, एपिकल के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एपेक्स यानी कि ये स्टेम और रूट्स के टिप्स पर पाया जाता है ये टिश्यू, जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा जो लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है यानी कि इंटरकैलरी टिश्यू, ये टिश्यू किसी भी प्लांट में 2 नॉड्स के बीच में पाया जाता है। अब ये नॉड क्या होता है, तो देखिए, किसी भी पेड़ में अगर कहीं से कोई ब्रांच निकल रही है, तो जिस पॉइंट पर वो ब्रांच उस बड़ी सी स्टेम से मिक्स हो रही है, उसको हम बोलेंगे नॉड। तो एक नॉड से दूसरे नॉड के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जिसको कि इंटरकैलरी टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर के प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको एपिकल यानी कि जो स्टेम और रूट्स के टिप्स पर पाया जाता है प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए, और इंटरकैलरी जो कि 2 नॉड्स के बीच में पाया जाता है प्लांट्स की लेंथ बढ़ाने के लिए, ये दोनों प्राइमरी टिश्यूज समझ आ गए होंगे। और जो तीसरा हमारा सेकेंडरी टिश्यू है यानी कि लेटरल टिश्यू, जिसको कि कैम्बियम टिश्यू भी कहा जाता है, ये पाया जाता
जाता है किसी भी प्लांट में साइड में, ठीक है, साइड में पाया जाता है ये, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई होकर के पेड़ की थिकनेस बढ़ाता है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो क्योंकि पूरे प्लांट स्ट्रक्चर में यही एक टाइप की टिश्यूज़ है जो कि डिवाइड कर सकती है, इसीलिए इस टिश्यू के सेल्स को टोटिपोटेंट बोलते हैं, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज इट हैज़ द पावर टू डिवाइड। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके शेप पे आते हैं। शेप या तो इनका ओवल शेप में हो सकता है, या फिर ये राउंड हो सकते हैं, पॉलीगन शेप में भी हो सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी पाए जाते हैं ये। दूसरा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो इनके सेल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस तो बिल्कुल एब्सेंट होता है इनमें। अब देखिए तीसरा, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना होता है बिना रुके, इसीलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत पतली होती है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है, क्योंकि देखिए बाकी के सेल्स को और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए उनके अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल में जो वैक्यूल होता है वो या तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी कि इतना छोटा कि बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, या फिर वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट ही होंगे। तो क्योंकि वैक्यूल्स इनमें बहुत छोटे या फिर एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, यानी साइटोप्लाज्म इनका बहुत डेंस होता है। और देखिए क्योंकि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज के होते हैं, और ये न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं। बाकी सेल्स में तो क्योंकि वैक्यूल ही इतना सारा स्पेस घेर लेता है तो न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और बहुत बड़ा होता है। इनकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, इसीलिए इनके सारे सेल्स लिविंग होते हैं, एक भी सेल इनका नॉन लिविंग नहीं होगा, जबकि जो परमानेंट सेल्स हैं उनमें ज़्यादातर सेल्स नॉन लिविंग भी होते हैं। और इनकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत रैपिडली यानी कि एक्टिवली डिवाइड करते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। तो देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो तो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं बिना इंटरसेल्युलर स्पेसेस के, इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ सेल्स एक परमानेंट शेप और साइज ले लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं परमानेंट सेल्स। ऐसे ही कुछ परमानेंट सेल्स ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं एक जैसे, और फिर एक जैसे फंक्शंस को ले लेते हैं, फिर उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। आई होप यू गॉट दिस कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स ही परमानेंट बन जाते हैं और फिर वो परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं साथ में, और फिर अपने अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। अब इन सेल्स के एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन लेने के इस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि अब तक ये सारे के सारे सेल्स एक साथ काम कर रहे थे ग्रोथ का, जब तक कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, लेकिन अब ये सेल्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके स्पेसिफिक फंक्शंस, शेप एंड साइज ले लेते हैं, इसीलिए इसे सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इस सेल डिफरेंशिएशन की वजह से ही अलग अलग परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब इन परमानेंट टिश्यूज को भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये तीन तरीके के होते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से हर टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। जैसे जो पैरेन्काइमा के सेल्स होंगे वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, कोलेनकाइमा के सेल्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, और स्क्लेरेन्काइमा के भी ऐसे ही। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं इनके सेल्स एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होंगे ज़्यादातर। जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल्स है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के जो सेल्स होंगे वो ज़्यादातर सेल्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे और अलग अलग तरीके के होंगे, और फ्लोएम के भी सेल्स अलग अलग तरीके के होंगे। अभी फिलहाल हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को पढ़ते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी जो सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है वो है हमारा पैरेन्काइमा। इस पैरेन्काइमा को हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये फूड को स्टोर करने का काम करता है जनरली। इसकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और इनके सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ सिचुएशंस में ये पैरेन्काइमा क्लोरोफिल भी स्टोर करता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। उन सिचुएशंस में हम इस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। और ये जो पानी में तैरने वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो इतनी आसानी से तभी फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो आराम से पानी में फ्लोट कर पाते हैं। तो ऐसे स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू की, विच इज कॉलेनकाइमा। तो ये कॉलेनकाइमा प्लांट्स को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से अगर हम किसी लीफ के स्टॉक को तोड़ने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा बेंड होने के बाद भी वो टूटेगा नहीं। और क्योंकि ये टिश्यू सीधा एपिडर्मिस के बाद आता है, इसीलिए ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये एपिडर्मिस हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कॉलेनकाइमा के सेल्स की। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो वैसे तो थिन होती है, लेकिन कॉर्नर्स पे आकर के वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसीलिए ये कुछ ऐसे दिखते हैं। साथ ही कॉलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स के बीच का जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, यानी कि इनके सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू की, विच इज स्क्लेरेन्काइमा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस स्क्लेरेन्काइमा के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे डेड होते हैं और इसी टिश्यू की वजह से एक प्लांट हार्ड और स्टिफ बन पाता है। इसका सबसे ऐसा एग्जांपल है जो नारियल की आउटर कवरिंग होती है ना, वो देखी होगी आपने, वो सारे सेल्स उसके स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। इस टिश्यूज के सेल्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि लॉन्ग और नैरो शेप के होते हैं। और इसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल्स पे एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, विच इज लिग्निन। ये लिग्निन बिल्कुल एक सीमेंट के जैसे काम करता है और प्लांट्स को और हार्ड बना देता है, प्लांट्स के सेल को। कई बार इसके सेल वॉल्स इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं कि अंदर ही स्पेस नहीं बचती। स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल्स पर कुछ छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको कि पिट्स बोलते हैं। ये स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। एक तो ये लॉन्ग नैरो वाले, इनको बोलते हैं फाइबर, और दूसरे ये फ्लैट वाले, इनको बोलते हैं स्क्लेरीड्स। ये वाला टिश्यू स्टेम्स में, वेन्स में या फिर ये जो नट्स की कवरिंग होती है ना, उसमें पाया जाता है और ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम किसी स्टेम के एक छोटे से सेक्शन को काट करके देखेंगे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से, तो हमें सबसे पहले उसकी कुछ आउटर लेयर्स दिखाई देंगी। उनमें से सबसे बाहर जो आउटर लेयर होगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके नीचे आता है हमारा कॉलेनकाइमा एंड देन पेरेन्काइमा। तो कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा को तो हम पहले ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये एपिडर्मिस क्या होता है। तो एज ए सेट कि ये एपिडर्मिस सेल्स से ही बनी हुई एक सिंगल लेयर होती है जो कि पूरे प्लांट के सरफेस को कवर करती है, जिसकी वजह से प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। कई सिचुएशंस में ये वाटर लॉस से भी बचाती है एक प्लांट को। इसके सेल्स बहुत ही ज्यादा फ्लैट होते हैं और उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। और अगर हम किसी लीफ के एपिडर्मिस को ध्यान से देखें तो उसके ऊपर हमें बहुत छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देंगे। उन्हीं पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा और ये पोर्स सराउंडेड होते हैं दो किडनी शेप्ड सेल्स से, जिनको कि गार्ड सेल्स कहा जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली कि आपको इस स्टोमेटा का फंक्शन पता होगा कि ये प्लांट्स पे गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है, यानी कि अगर वाटर वेपर प्लांट के अंदर ज्यादा हो गई है तो ये स्टोमेटा के पास आकर के कलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे और फिर वो वाटर वेपर बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यानी ये प्लांट्स की बॉडी से वाटर को वाटर वेपर के रूप में बाहर भी ले जा सकती है। अब ये जो हमारा पूरा एपिडर्मिस है ना, इसके सारे सेल्स कवर होते हैं एक पतली सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर से। इसका नाम है क्यूटिकल और ये बना होता है क्यूटिन से, जो कि एक वैक्सी सा सब्सटेंस होता है। अब देखो, अगर हम किसी यंग प्लांट की बात करें जिसका स्टेम ग्रीन है, तो वहाँ पर तो पूरी बॉडी को एपिडर्मिस ने कवर किया हुआ है, लेकिन जो प्लांट्स ओल्ड हो जाते हैं उनको कॉर्क कवर कर लेता है। यानी वहाँ पर मल्टी लेयर्ड कॉर्क सेल्स आ जाते हैं एपिडर्मल टिश्यूज को रिप्लेस करके। और यहाँ पर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा तो नहीं होता, लेकिन कई बार होल्स हो जाते हैं पूरी सेल्स की लेयर में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। उन होल्स को कहते हैं लेंटी सेल्स। और ये जो कॉर्क के सेल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मोटे भी होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनके सेल वॉल पर एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि सुबेरिन बोलते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये है कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसकी वजह से जो प्लांट्स के इनर पार्ट्स है वो ड्राई भी नहीं होते, क्योंकि ये वाटर लॉस नहीं होने देता प्लांट्स से। इसके अलावा ये एक प्लांट की बॉडी को इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम। तो एज ए सेट कि ये दोनों टिश्यूज एक ही जैसे सेल्स कैरी नहीं करते। इन दोनों टिश्यूज के अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जाइलम को। जाइलम के अंदर 4 तरीके के सेल्स होते हैं, विच इज स्ट्रेस शीट्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा
एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से ट्रेशीट्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों के तीनों डेड सेल्स कंटेन करते हैं। सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ही लिविंग सेल्स कंटेन करता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज प्लांट में कहाँ होते हैं। तो अगर हम दोबारा से स्टेम का वो छोटा सा सेक्शन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बाहर की कुछ लेयर्स हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और उसके अंदर ही कुछ ट्रायंगुलर शेप में कुछ टिश्यूज हैं जो कि दो तरीके की हैं। एक जाइलम है इनमें से और एक फ्लोएम है। इनमें से अभी फिलहाल हमें फोकस करना है जाइलम पे। तो मैंने बताया कि जाइलम के जो 3 तरीके के सेल्स होते हैं, ट्रेशीट्स, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों डेड सेल्स कंटेन करते हैं। और ये जितने भी डेड सेल्स कंटेन करने वाले पोर्शन होते हैं उनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको कि पिट्स बोलते हैं। बाकी ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये नॉर्मल लिविंग सेल्स के जैसे एक्ट करता है और इनमें कोई छेद वेद नहीं होते। अब जाइलम सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसके सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होती है क्योंकि ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं इनके, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, यानी कि ट्यूब के जैसे होते हैं। ये फ्लैट नहीं होते क्योंकि इन्हें वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना होता है, क्योंकि जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स से एब्सॉर्ब करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना। तो रूट्स तो नीचे ही होती हैं, यानी कि इन्हें नीचे से ऊपर वाटर को लेके जाना होता है, इसीलिए वर्टिकली ये मूव करते हैं, फ्लैट में नहीं होते कभी भी। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका मेन काम होता है फूड को स्टोर करना, लेकिन ये साइड बाय साइड वाटर को भी कंडक्ट करता है। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको कि हम फाइबर भी बोल सकते हैं, इसके सेल्स मेनली प्लांट को सपोर्ट करते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जाइलम टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम में भी 4 तरीके के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको कि फ्लोएम फाइबर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी सारे फ्लोएम के सेल्स लिविंग होते हैं। पहले फ्लोएम का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये फूड को लीफ से उठा करके पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि लीफ अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड उधर बनाता है और यहाँ से फ्लोएम के सेल्स उसको लेकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जाइलम के जैसे नहीं होते क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जाइलम तो सिर्फ वर्टिकली यानी कि ऊपर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब हम फ्लोएम के अलग अलग सेल्स के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो ये जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर होता है ये मेनली फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो बस फूड को स्टोर करके रखता है। लेकिन ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है फ्लोएम टिश्यू में। ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं इसके सेल्स, और इन्हीं सेल्स की वजह से फ्लोएम फूड को दूर दूर तक भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, यानी कि बहुत दूर तक भी इन सेल्स की वजह से फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स में। और लास्ट ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाते फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो फिर वहाँ पर ये कंपेनियन सेल्स की वजह से फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये था हमारा पूरा प्लांट टिश्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू को और उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।